नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। और इसने लास्ट टाइम मार्केट में बहुत तगड़े रिटर्न्स निकाल के दिए थे, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो ये अपने आप को बहुत सिक्योर कर लेता है। लेकिन रिकवरी के टाइम जब मार्केट अच्छा करने लगता है, लास्ट क्वार्टर में 5% रिटर्न दे दिए, तो फिर मार्केट में ये क्या करता है, उस समय क्यों ये परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उससे पहले कितना कंसिस्टेंट है, तो हमारे पोर्टफोलियो का कितना ज़रूरी हिस्सा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले जो हमने रिसर्च वर्क किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप रोशी जैन के, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो उनके नेतृत्व में इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही गजब परफॉर्मेंस दिया। अब वो फंड मैनेजर चला गया, तो फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक नया फंड मैनेजर आके देखेगा नहीं कि क्या चल रहा है और संभालेगा नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जेएम ने भी इसी तरह का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, और जेएम पहले भी दे रहा था। जेएम हमेशा से देता आया है। जेएम ने कभी 2 साल लगातार ऐसा होने ही नहीं दिया कि उसका पोर्टफोलियो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा हो। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक फ़ंड के अंदर, एस बी आई कॉन्ट्रा में एक ये वाला साल था जो बहुत ख़राब गया। 11% का डिफरेंस था, और यहाँ पे भी 11% का। इसके अलावा कभी भी जब उसने ख़राब परफॉर्मेंस दी है तब भी, और जब उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तब भी, मतलब रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके बहुत तगड़े तरीके से एस बी आई कॉन्ट्रा ने मैनेज किया। लेकिन हम बात करने आए हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की। तो पराग पारिक की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत बहुत ख़राब हुई थी। लास्ट मतलब स्टार्टिंग के 4 ईयर्स तक तो कुछ रिटर्न थे ही नहीं। फिर इन्होंने जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, नेगेटिव गया, तब इन्होंने चीज़ें चेंज करी, संभले, और तब से लेकर अब तक सिर्फ 1 साल ऐसा रहा है जब इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है मेरे भाई। तो पराग पारिक एक ज़रूरी हिस्सा क्यों बन जाता है हमारे पोर्टफोलियो का, वो देखते हैं। और ये कोर फंड्स जो होते हैं, इनको हम लॉन्ग रन के लिए रख सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ सैटेलाइट फंड्स होते हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ सकती है, और वो हमारे पोर्टफोलियो को बूस्ट करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में भी हो या नॉर्मली भी आप कहीं देखोगे, बूस्ट करने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप गाड़ियों की बात कर लो, बाइक्स की बात कर लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें डली होती हैं, और लेकिन वो स्टेबल रहे तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो और उसकी डिटेल में जाओ कि वो कैसे बना होता है। आप अपने फ़ोन के अंदर देख लो कि परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए अलग चीज़ें होती हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए अलग चीज़ें होती हैं। तो सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी ये काम चीज़ें करती हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी देने के लिए म्यूचुअल फंड्स और बूस्ट करने के लिए दोनों तरह के होने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपको यार इतनी नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार हम तो कौन सा सैटेलाइट है, कौन सा कोर है, हमें डिटेल में नॉलेज नहीं है, और 2026 में जब सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 30,000 तक पहुंच जाएगा, 15% का अप देखने को मिलने वाला है, और हमारा पोर्टफोलियो अगर वहाँ पे 20% नहीं निकाल पाता अगले साल, तो शायद हम पोटेंशियल रिटर्न्स लॉस कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो आप रिटर्न लॉस कर दोगे। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप इंडेक्स में जा सकते हो, बेटर नहीं मिलेगा लेकिन ख़राब भी नहीं जाएगा। सेकंड, आप खुद टाइम दो। अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे रिटर्न्स एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बात सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है, बात यह है कि आपका पोर्टफोलियो कितने बेटर तरीके से मैनेज हो रहा है। कोई अगर आपको एक्सपर्ट बताएगा तो रिजल्ट में अपने आप डिफरेंस आएगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 40 सेकंड लिए हैं। आप चलते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैंने कुछ अच्छे फंड्स के साथ कंपेयर किया है। महिंद्रा मेन्यू मल्टी कैप, ठीक है, और SBI कॉन्ट्रा, HDFC फ्लेक्सी कैप, और पराग पारिक। अब पराग पारिक सबसे पीछे रह गया, और सब 3 to 4% के आसपास रिटर्न्स दे गए, ठीक है। और सेम चीज़ अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो ये दोनों सबसे आगे रह गए, और ये SBI कॉन्ट्रा और ये दोनों पीछे रह गए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बूस्ट करते हैं पोर्टफोलियो को, लेकिन स्टेबल फंड भी हैं। लॉन्ग रन में आप रिटर्न्स देख सकते हैं 20 to 25 के बीच सबके पास हैं। अब आप कहोगे कि ये रिटर्न्स तो बहुत कम है। देखो, कम नहीं बोलूँगा। 5 साल का अगर एवरेज आपका 20 से ऊपर निकल के आ रहा है किसी भी फंड का, तो वो ख़राब तो नहीं है। और स्पेशली जब यहाँ पे आपको 45% लार्ज कैप मिल रहा है, यहाँ 70 मिल रहा है,
यहाँ भी 70 मिल रहा है और यहाँ भी 70 मिल रहा है। और ये पोर्टफोलियो में सबसे आगे रहने की उम्मीद होती है क्योंकि ये मल्टी कैप है। मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टी कैप है क्योंकि इसमें 45 है, तो जब स्मॉल कैप और मिड कैप का रन चल रहा होता है ना, तो ये फिर सबको बीट कर जाता है। तो मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन हाँ ये फिर जब ख़राब परफॉर्म करता है तो इनसे थोड़ा सा जल्दी अंडर परफॉर्मेंस में चला जाता है। इसलिए मैं इसके साथ भी एक और ज़्यादा स्टेबल फंड रखना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं पराग पारिक की बात करूँ तो रिकवरी के मामले में हमेशा से पीछे रहता हुआ आया और यहाँ पे भी यही हुआ। रेशोज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अकेले अगर मैं सिर्फ रेशो को देखूँ, कंपेयर ना करूँ, तो 8 अगर स्टैंडर्ड डिविएशन किसी का है या 0.57 अगर कोई बीटा अपना लेके आ रहा है और अल्फ़ा 8.23 है, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कर रहा है, सीरियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है। फाइनेंशियल में सारा पैसा डला हुआ है, सर्विसेज और वही जो स्टॉक्स हैं सारे के सारे लार्ज कैप हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हम इसके अंदर देखते थे 35-40 म्यूचुअल फंड्स होते थे, लेकिन अब जब इसका AUM 1.25 लाख करोड़ पहुँच चुका है, तो ये कहाँ पे है। लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीट किया है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा लास्ट 3 मंथ्स की बात करूं तो ये प्रॉब्लम होती है जब लास्ट क्वार्टर में कैटेगरी एवरेज ने 2.5% का अप दिखाया, यानी कि 10-12-15% साल में बन जाएगा, तब ये पीछे रह जाता है। देखो मार्केट में बूस्ट आया और ये पीछे रह गया। इस फंड ने बेशक कैटेगरी एवरेज के बिल्कुल साथ खड़ा था, लेकिन क्यों अब ये यहाँ से अगर मार्केट और बूस्ट करेगा ये और पीछे रह जाएगा। तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर लगती है। स्टेबिलिटी देता है लेकिन स्लो भी करता है पोर्टफोलियो को। तो लार्ज कैप में 70% है, बाकी सारा का सारा इसमें है, तो 90% पैसा US और इंडियन मार्केट के अंदर लार्ज कैप में ही डला हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक 82 पहुँच गए हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर की वीडियो दिखाऊं तो 40 से कम थे, तो डबल कर दिया है सीधा सीधा, क्योंकि लोग बहुत पागलों की तरह इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं बहुत। और मैं गलत नहीं कह रहा, मर्जी आपकी है। मैं सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इसके अंदर अच्छी हैं। मैंने बताया कि इसने कैसे अपनी रेशोज़ मेंटेन की हुई हैं, इसने रिटर्न्स जो निकाल के दिए हैं वो काफ़ी बढ़िया थे, कंसिस्टेंट रहा है काफ़ी। प्रॉब्लम मैंने बताई है कि किस फेज़ में ख़राब करता है, तो अच्छा बुरा मैंने दोनों बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो एक और अच्छाई ये है कि इसके अंदर टर्नओवर रेशो कम मिलता है। जब टर्नओवर रेशो कम मिलता है तो हमें पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलता है। और ये आप कहोगे कि यार ये कैसे टर्नओवर रेशो पता लग रहा है। ये ऐसे पता लग रहा है कि ये टॉप 5 फंड्स हैं, ठीक है, इनमें से नई बाइंग हुई है, सॉरी टॉप 5 नहीं है, लेकिन इनके अंदर बाइंग हुई है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये पहले से थे पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं है कुछ नया बाय किया है। जिनके अंदर सेलिंग हुई है उनको भी कंप्लीटली निकाला नहीं है पोर्टफोलियो से, जस्ट थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।